नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा द मुकेश राजपूत शो। और आज मेरे इस शो में हमारे ख़ास मेहमान हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान आपके हाथ में है। पूर्व में मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं और विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं। अब जो ये साल चल रहा है, ये कैसा है और आने वाले साल के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? बहुत दिनों बाद आपके चक्रव्यूह से मुकेश राजपूत शो की यात्रा जी हो रही है। बड़े दिनों बाद आपके साथ वार्ता करने का संयोग और सुयोग बना है। ये साल निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज से अगर साल देखेंगे तो अपने आप में एक हमारे लिए सबसे जिसको कहूँ कि परिश्रम की पराकाष्ठा करने का साल है, अपना बेस्ट देने का साल है और बेस्ट परिणामों तक पहुँचने का साल है। तो निश्चित रूप से सारी ही टीम को एक इस लेवल पर काम करना है कि हम फिर से तीसरी बार केंद्र के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी जन आदेश अचीव कर सकें और कंफर्टेबली कर सकें। तो ये एक लक्ष्य है। आज हम जिस स्थान पर हैं यहाँ से वहाँ की यात्रा होनी है कि फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, फिर से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार, इस पर बढ़ना है। और उसके लिए मैं कहूँगा कि स्टेप दर स्टेप, कदम दर कदम हम काम कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी, साल का जिक्र जो मैंने किया बहुत ही बखूबी आपने उसका जवाब दिया, उसको समझा। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के चुनाव होंगे, अगर समय पे चुनाव होते हैं। लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ऑपोजिशन कह रहा है कि चुनाव शायद पहले हो जाएं, तो इसकी कितनी आशंका है अगर हरियाणा की दृष्टि से बोलें, और इसमें संभावना क्या देखते हैं आप? अगर पहले चुनाव हो जाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बहुत सारे निर्णय केवल हरियाणा के लेवल के नहीं हैं, केंद्र सरकार ने करने हैं, देश ने करने हैं। वह एक चुनाव, एक नेशन, ये जो विषय चल रहा है, तो वो पूरे देश का एक प्रकार से निर्णय होगा, देश की सहमति से होगा, देश को साथ लेते हुए होगा। लेकिन मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी तैयारी में हूँ, चुनाव कभी भी आ जाए। क्यों हाँ, मैं पूरी तैयारी पर हूँ और तैयारी पर कैसे हूँ वो भी लोगों के सामने भी स्पष्ट है, मीडिया के सामने भी स्पष्ट है। हम जब मुझे ये दायित्व सौंपा गया अध्यक्ष का, तो मैंने अपने रोहतक कार्यालय की प्राचीर पर खड़े होकर ये कहा था कि हम संगठन को गुजरात के लेवल पर, मध्य प्रदेश के लेवल पर लेकर जाएंगे। मुझे कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि हम 2014 का चुनाव मोदी जी की लहर में जीते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन छोटा था। उस समय हम ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार उनकी लहर में लेकर आए। 2019 में भी हम मोदी जी के प्रभाव में जीते। कुछ संगठन हम बढ़ा पाए थे, लेकिन हमारे संगठन का उस समय भी मैं नहीं कह सकता कि आज जितना विस्तार है उतना था। ये ठीक है कि हम बूथ कमेटी भी बना रहे थे, हमारे मंडल बने हुए थे, ज़िले बने हुए थे, प्रदेश बना हुआ था। लेकिन आज मैं आपके सामने, मुझे ये कहने में आनंद है कि अब 65 विधानसभा के मेरे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए हैं और लगभग 70% पन्ना प्रमुख हम अपने बनाकर अपने सर्ट पोर्टल पर पंजीकृत कर सके हैं। केवल इतना ही नहीं है, संगठन का सामर्थ्य पॉलिटिकल कार्यक्रमों से, पब्लिक कार्यक्रमों से दिखाई देता है। अभी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल संपन्न हुए, तो 18 से लेकर और 30 तारीख के बीच में हमने 9 रैलियां एक 12 दिन में की। एक 10वीं भी कर सकते थे। हमारे एक सांसद उस समय स्वस्थ नहीं थे, तो हमने उनको कहा कि आपकी बात में कर लेंगे। थोड़े दिन पहले वह नड्डा जी की रैली हुई भी थी। तो इसलिए पार्टी का एक दिन में भी 3 रैलियाँ थी। तो ये पार्टी के संगठन का सामर्थ्य। मुझे वो समय भी याद है, मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, जब एक रैली के लिए भी हमको 1 महीना पहले सोचना पड़ता था और हमारे जैसे नेताओं को वहाँ जाकर डेरे डालने पड़ते थे, तैयारी करनी पड़ती थी, तब होता था। लेकिन आज संगठन का ये सामर्थ्य खड़ा हुआ है और आज 3 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता मेरे पास मेरे पोर्टल पर हैं। एक जो सबसे अच्छी बात लगी इस शो में, हम अक्सर आप जानते हो कि जो राजनेता हैं उनकी तारीफ कम ही करते हैं और जो
सवाल हैं जनता के वो लेते हैं। लेकिन एक बहुत आपने ईमानदार बात कही, खुद ही कही कि 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो मोदी की लहर में चल के आ गए, या हरियाणा की बात करें तो इसलिए आ गए क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार थी वहाँ पे, यहाँ पे केंद्र में यूपीए थी जो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची हो चुकी थी। इनेलो को जिताना नहीं था, लोग थोड़े से डरते थे शायद उनसे, तो चलो आपको दे दी। अब 2024 में ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिनको हम लेकर जाएंगे? पन्ना प्रमुख की आपने बात बताई कि अधिकतर जो विधानसभा है 90 में से आपने कवर कर ली है। क्या आप शिक्षा क्या दे रहे हैं उनको कि हम कौन से मुद्दों को लेकर जाएं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि त्रिवेणी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। त्रिवेणी में पहला पक्ष है वो है मैक्रो लेवल पर भारत मजबूत हुआ है, ये पूरी दुनिया के सामने है। भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है, तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है, दुनिया के बड़े देश भारत को मान दे रहे हैं। G20 की अभी इसी सप्ताह में बैठकें हो रही हैं, चंद्रयान गया है, आदित्य L1 एक 15 दिन के पखवाड़े में ही चला गया है, चंद्रयान 3 जहाँ लैंड किया है, विक्रम लैंडर कहें, प्रज्ञान रोवर कहें कि वो दक्षिणी ध्रुव पर है, ऐसा दुनिया में किसी देश ने नहीं किया है। यानी एक तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा पखवाड़ा ही एक तरह से उपलब्धियों का है। चाहे दुनिया के कोई भी बड़ा देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, दुनिया के सभी देशों में मैं देख रहा हूँ कि भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इससे हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन हमने विपक्ष कहता है ये सारी चीजें जो हैं ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन आप इवेंट मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, प्रचार प्रसार में आपका कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए आप ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसा नहीं है मुकेश जी, इस देश ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और इतने बुरे दिन देखे हैं कि हम 150 साल तक विवेकानंद जी के भाषण को याद करते रहे हैं। हम 70-80 साल पहले हिटलर से हाथ मिले हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस इवेंट को याद करते रहे हैं। उतरे जहाज शिखर थे, घड़ी ना बीती, पल ना बीते। हमारे पास अच्छे दिन नहीं थे, कोई एक सिरफिरा अफसर हज़ारों लोगों को गोली बरवा देने का काम यहाँ करता रहा है। इस देश ने आज़ादी तो मिली, विभाजन की कीमत पर मिली। 10 लाख लोग यहाँ मारे गए हैं उस समय, ये छोटी बात नहीं है। लाखों बहनों के साथ बलात्कार हुआ है। हमने 62 जैसा युद्ध देखा है जिसमें भारत की ज़मीन चली गई चाइना के पास, अपने इलाके हमको छोड़ने पड़े हैं। किस प्रकार की निराशा में से उस समय की लीडरशिप थी, ये सब हमकी जानकारी में, इस देश की जानकारी में। इस देश ने बहुत समय तक बहुत बुरा समय देखा है। हमको ये भी जानकारी है कि अमेरिका जैसे देश में जाते थे जब यहाँ के नेता जूते उतरवा कर एयरपोर्टों पर तलाशी ली जाती थी। ये दृश्य हमने देखा है कि अमेरिका के सीनेट में मोदी मोदी के नारे लगते हुए अब देखे हैं। बाइडेन और मिसिज बाइडेन को हाथ पकड़ कर घुसते हुए व्हाइट हाउस में हमारे नेता को देखा है। ये बदला हुआ भारत, ये गौरवान्वित भारत, ये देखकर हर भारतीय के मन में गौरव है। बहुत वर्षों तक हमने इस प्रकार के उत्पीड़न को या अगौरवान्वित समय को बिताया है इस देश ने, इसलिए इस बात का आनंद इस देश के हर व्यक्ति को है, इसका सुख हर व्यक्ति को। केवल इतना ही नहीं है, केवल दुनिया में सम्मान बढ़ा ऐसा नहीं है, रक्षा की दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं। आज हम पर कोई अटैक करता है, जनरल सुहाग को नड्डा जी और हम मिलने गए, उन्होंने कहा मुझे आनंद है, मुझे मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला। बर्मा में अंदर घुसकर हम आतंकवादी शिविर तोड़ कर आए, पहली बार ऐसा हुआ। उन्हें कहा कि उरी में हम अंदर जाकर अटैक करके आए, और बाद में मैं नहीं था तो बालाकोट जाकर ये सब हुआ है। तो ये जो बदला हुआ भारत है, पहले 2 ही मुल्क थे जो ऐसा कर सकते थे, हम उसमें से तीसरे मुल्क बने हैं कि आज कोई अटैक करके जाता है तो जाकर ठोकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से इतना ढांचागत विकास इस समय में जो हम देख रहे हैं, अपने ही प्रदेश में देखिए 152D, अपने ही प्रदेश में देखिए ये जो सोना से होते हुए जयपुर का रास्ता, बम्बई का रास्ता जो निकला है, कितना बदला है। ऑर्बिटर ट्रेन बन रही कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों से सहमति हम व्यक्त करते हैं, और जो दर्शक भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी सहमत हैं। लेकिन जो दर्शक हैं या आप कहें कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि आने वाले समय में ये जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र जहाँ पर है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आपकी पार्टी, आपका संगठन कर रहे हैं। खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं अपनी बात को पहले पूरी करूं, सवाल अधूरा रह गया। तो जहां मैक्रो लेवल पर भारत मजबूत हुआ है, वो अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंची हैं। 140 करोड़ की आबादी को 2-2 वैक्सीन, और उसमें माइनॉरिटी के भाई भी हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हर घर में नल से जल, ये सबके घर में पहुंचा है। उज्ज्वला की गैस सबके घर में पहुंची है। 18,000 गाँव में बिजली दी थी तो सबके यहाँ पहुंची है। शौचालय सबके यहाँ बने हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है कि उस वोट बैंक को किस प्रकार से अपने साथ लेके चलना। 3 तलाक खत्म होने से मुस्लिम बहनें मजबूत हुई हैं, अच्छी हुई हैं। तो ये इस देश की माइनॉरिटी मोदी जी के साथ सुरक्षित महसूस करती है, विकसित
संतुष्ट महसूस करती है। और ऐसे भी दुनिया भर के वीडियोज़, दुनिया भर के बयानात हम रोज़ाना सुनते हैं। ये जो प्रोपगंडा है ये प्रतिपक्षियों का है कि विभाजन वही जो फूट डालो और राज्य करो वाला, लेकिन अब लोग इसको समझ गए हैं। लोगों को देश का विकास चाहिए। तो पहली बात कही मैंने, मैक्रो लेवल पर भारत मजबूत हुआ। दूसरी बात कही मैंने, माइक्रो लेवल पर भारत मजबूत हुआ, जनधन के खाते खुले। और तीसरी बात मैंने कहा संगठन। इन त्रिवेणी के आधार पर हम 2024 के चुनाव में जाएंगे, जिसके कारण से लोगों के मन में उत्साह है, चाव है कि भारत प्रगति के रास्ते पर है, भारत गौरव के रास्ते पर है, और इसी रास्ते पर देश का जन अब बढ़ना चाहता है। अब जो मेरा सवाल था उसका जिस्ट मैं दोहरा देता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर से जो मुस्लिम समुदाय है, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का जो लोकतंत्र है वो एक अलग दिशा में चला जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये बिल्कुल ही ऐसा सवाल है। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि भारत हिंदुस्तान है ही ना, भारत हिंदुस्तान है तो है ही, उसको कोई बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही हिंदुस्तान है। यहाँ का जो मुस्लिम समाज है उनकी पार्टियों के नाम में भी हिंदुस्तान शब्द आता है। तो इसलिए भारत कोई बदल नहीं रहा है, भारत वैसा ही है। बल्कि यहाँ मोदी जी के समय में आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से माइनॉरिटीज़ को अच्छा लग रहा है। इसके रोज़ाना वीडियोज आ रहे हैं, इसकी रोज़ाना चर्चा हो रही है, इसका आनंद है उनके मन में। मुस्लिम, जैसे मैंने कहा, मुस्लिम बहनें मजबूत हुई हैं आर्थिक दृष्टि से। मुस्लिम, आज मैं मेवात की ही चर्चा करूँगा आपको, और आप शायद कोई सवाल मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी पोर्टली में होगा। निश्चय KMP कहाँ से निकला है? मेवात से निकला है। ऑर्बिटल ट्रेन कहाँ से निकल रही है? मेवात से निकल रही है। जयपुर दौसा हाईवे कहाँ से निकला है? मेवात से निकला। IMT कहाँ बन रही है? मेवात में बन रही है। वाटर मैनेजमेंट कहाँ अच्छा हुआ है? मेवात में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पर वहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 7 जिला परिषद के पार्षद कमल के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं। सारी की सारी मेवात की नगर पालिकाएं, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन डायरेक्ट चुनकर आए हैं। जिला परिषद का चेयरमैन मेरा है, वाइस चेयरमैन मेरा है, ब्लॉक समितियां हमारी हैं। कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई और इसलिए कांग्रेसियों ने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला कराया कि किस प्रकार से ये डिवाइड हो। ये वाला जो बयान है आपका मैंने देखा था, जैसे ही हमला हुआ उसके बाद इस विषय पर बयान देने वाले आप पहले व्यक्ति थे जिसने कहा कि नूह में जो हमला करवाया वो कांग्रेस ने करवाया। निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा हजम करना मुश्किल है क्योंकि सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हैं। तो कांग्रेस को क्या अब आप इतना मजबूत मानने लग गए कि वो आपके राज्य में कानून व्यवस्था से खेल कर जाएं और इस तरीके का दंगा करवा दें? जो वहाँ के प्रशासन का एहसास था, आपको मालूम है, सबसे पहले जाने वालों में मैं रहा हूँ, प्रशासन के साथ बात करके भी आया हूँ। प्रशासन को लग रहा था कि एक सामान्य व्यवस्था से काम चल जाएगा। 800-900 पुलिसमैन वहाँ थे। उस प्रकार से उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि यात्रा पर हमला होगा, इस प्रकार की आगजनी होगी, और इसमें वो एक षड्यंत्र पूर्वक कामयाब रहे। इसलिए उनको नोटिस दिया गया है, उनके विधायक को। वो उसका बयान भी है, विधानसभा का बयान भी है, और वो छुपे हुए हैं क्योंकि सत्य तो सामने आएगा ही आएगा। कितने दिन बच कर रहेंगे? आप पार्टी के एक व्यक्ति के खिलाफ 302 की FIR हुई है, वो उसमें शामिल हुआ है वहाँ हिंसा कराने में। तो ये सारे के सारे तथ्य लोगों के सामने आएंगे। और ये षड्यंत्र इसलिए हुआ कि मेवात के लोग विकास के साथ चल रहे थे। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन जी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ 9 विधानसभा का, मैं उसमें स्वयं हाजिर था। 50% मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख बन के अपना बैज लगा कर बैठे हुए थे। वंदे मातरम से कार्यक्रम शुरू हुआ। तकलीफ होती है ना कुछ लोगों को, जब मुख्य धारा में आता हुआ माइनॉरिटी दिखता है, मुख्य धारा के साथ चलता हुआ दिखता है, तो उनको अपने वोट बैंक हिलते हुए दिखते हैं। ये उन लोगों की जो है मैं कहूँगा कि प्रतिक्रिया है ऐसी अच्छी चीज़ों के खिलाफ है। जो कांग्रेस के विधायक हैं मामन, उनके खिलाफ पुलिस ने उनको बुलाया है, जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दंगा भड़काने में शामिल थे। आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो दंगा भड़काने में शामिल थे, जावेद अहमद। तो जो मोनू मानेसर है या जो बिट्टू बजरंगी है, ये लोग ठीक कर रहे थे जो कर रहे थे? देखिए, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। मोनू मानेसर के जो बयानात हैं, उन बयानात को जितना बड़ा नैरेटिव बनाकर खड़ा किया, आपने भी वो बयान देखे होंगे। भड़काऊ नहीं है, आने की बात है। जो बजरंगी की बात है, उसने कुछ ऐसा कहा, हालांकि उसने भी अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी सफाई का हिस्सेदार नहीं बन रहा कि मेरे तो ससुराल ही यहाँ है, इसलिए मैंने इस प्रकार के शब्द कहे, मेवात में है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसको पूछा है ना, पुलिस की जांच में शामिल हुआ ना, तो कांग्रेसियों को शामिल होना चाहिए, बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है, कौन षड्यंत्रकारी है, लोगों के सामने आना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं
और हम जानते हैं कि अभी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, हमारे भी मित्र हैं, आपके तो बड़े ख़ास मित्र हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी। फ़ोन आया था आपको, सोए हुए थे आप घर पे, पहला कॉल तो मिस ही कर दिया था आपने, फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया कि धनखड़ जी बोलते हैं आपको, ओम प्रकाश जी बोलते हैं? धनखड़ जी आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो वो जो क्षण था और अभी तक का क्षण है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी में आप खुद को 10 में से कितने नंबर देते हैं, और कितने अगर कम दे रहे हैं तो उसमें कितना काम करना बाकी है? देखिए, ये मेरा आकलन तो मीडिया के आप जैसे साथी करेंगे, मेरे कार्यकर्ता करेंगे, हरियाणा की जनता करेगी। मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं एक मंत्र लेकर शुरू दिन से ही चला हुआ हूँ, गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, जो भी हमारी टीम है उसका सर्वश्रेष्ठ ले सकूं। और मुझे इसका बात का आनंद है कि इस समय में सबने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है और हम संगठन को एक नए लेवल पर लेकर गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि एक इतना बड़ा कैंपेन मैं अगले सप्ताह में लेने जा रहा हूँ कि इतना बड़ा कैंपेन पार्टी ने पहले कभी नहीं लिया था। कई हज़ार विस्तारक मैं निकाल रहा हूँ, अल्पकालीन विस्तारक, एक 7 दिन के लिए। हर लोकसभा में उसकी ट्रेनिंग होगी, 10 की 10 लोकसभाओं में 400-500 विस्तारक हर लोकसभा में निकलेंगे। और ट्रेनिंग के बाद 7 दिन के लिए, वो 1 दिन की ट्रेनिंग 6 दिन के लिए फील्ड में रहेंगे और हर शक्ति केंद्र पर रहेंगे, पन्ना प्रमुख के परिवारों तक जाएंगे, लाभार्थियों को मिलेंगे। एक घर अभी से उनके लिए तय किया गया है जिसमें वो ठहरेंगे, पालक करके उसको। एक हमारे शक्ति केंद्र का जो प्रमुख है उसका कोऑर्डिनेटर होकर उसको घुमाएगा। 12,000 लोगों का। आप कहें कि प्रचारक ही होंगे, लेकिन प्रचारक जो है वो फुल टाइम के होते हैं? 1 सप्ताह के लिए। ये एक सप्ताह के लिए सेवा देंगे। मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो सरकार चल रही है अब भारत में और हरियाणा में, तो इसमें जो संघ है उसका रोल क्या रहता है, पार्टी का रोल क्या रहता है, और सरकार जो है उसका रोल क्या रहता है, और आप तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है? देखिए, संघ ने जो भिन्न प्रकार के संगठन खड़े किए उनको पूरी स्वतंत्रता दी है। संघ का और ABVP का, संघ BJP, संघ विश्व हिंदू परिषद, मजदूर संघ, किसान संघ, क्यों मैंने ABVP में भी 16 साल काम किया है, मैंने स्वदेशी जागरण में भी काम करे। तो संघ का संबंध विचार का है, संघ का संबंध वैल्यूज का है। तो संघ की भूमिका यही होती है कि हम उस विचार के आधार पर चले हुए संगठन हैं। हम हैं क्या, तो कोई विचार से इधर उधर जाते हैं तो शायद कोई व्यक्ति बात करने वाला कह सकता है कि संगठन के मूल विचार के साथ जो राष्ट्र को सबसे पहले लेकर चलना है, देशभक्ति को सबसे ऊपर लेना चलना है, अंत्योदय को लेकर चलना है, उस पर आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, उससे कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हो। तो संघ का और इन सब का जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन उस प्रकार का नहीं होता, वो रिलेशन होता है नैतिकता का, वैल्यूज के आधार का, विचारधारा के आधार का। तो वो अपने अपने संगठनों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। विद्यार्थी परिषद भी वैसे स्वतंत्रता से काम करता है, मैं भी करता रहा हूँ, बहुत वर्षों तक 16 साल काम किया। स्वदेशी जागरण मंच भी ऐसी स्वतंत्रता से काम करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रकार से स्वतंत्रता से काम करती है। BJP के निर्णय BJP लेती है और BJP में जो सरकार है तो सरकार भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जो सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं वो निर्णय लेते हैं, कैबिनेट में निर्णय लेते हैं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि जो निर्णय है वो पहले संघ ले लेता है, उसके बाद सरकार के लोगों को बताया जाता है कि ऐसे करना है। मैं सरकार का हिस्सा भी रहा हूँ, मैं संगठन का हिस्सा भी रहा हूँ, मैं समन्वयक भी रहा हूँ। इस प्रकार की अवधारणाएं जो है मिथ्या अवधारणा है, इसलिए इस प्रकार का जो है वो कथन जो है वो सत्य से बहुत दूर है। लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी में कई बार लोग अपने अपने ढंग से चीज़ों को कहने का नज़रिया रखते हैं, या उनको लगता है कि ऐसा कहने से मैं पूरे संघ परिवार को लपेटता हूँ तो वो भी एक नज़रिया रहता है बात कहने का। अब जो आप के मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि ये जो मुफ्त वाली आदत है इसको छोड़ देना चाहिए। कई लोग मुफ्त के चक्कर में वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने केजरीवाल या दिल्ली सरकार का जिक्र नहीं किया था, लेकिन केजरीवाल साहब कूद पड़े उसमें बीच में आके और कहा कि हम तो मुफ्त में पानी दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है। तो अगर वो दे रहे हैं दिल्ली वाले, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे उनको क्या दिक्कत है? आप भी दीजिए। देखिए, 2 विषय समझने पड़ेंगे। आप कोई भी संस्था चलाते हैं, आप ये अपना चैनल चलाते हैं सूर्या चैनल, इसकी एक इकोनॉमी है,
केवल चैनल केवल रिकॉर्डिंग का काम थोड़ी है, उसकी एक अर्थव्यवस्था भी है। अर्थव्यवस्था में आपके जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आप तनख्वाहें देते हो, उसके हिसाब से बोनस देते हो, उसके हिसाब से चीज़ें देते हो। सरकारों का भी बजट है। अब सरकारों के बजट में हरियाणा सरकार का जो बजट है, पंजाब सरकार का बजट है, पंजाब हमसे बड़ा राज्य है, पंजाब सरकार का बजट हमसे कम हो गया। क्यों कम हो गया? पंजाब सरकार जितना पूंजीगत व्यय है उससे हरियाणा से 1/3 रह गया है पूंजीगत व्यय जो विकास के कामों पर खर्च होता है। आपने पैसा किस प्रकार से खर्च करना, इसकी प्राथमिकताएं तय करना सरकारों का काम है। और इसमें सबसे सुंदर बात है संतुलन। अगर संतुलन पर चलेंगे तो हमारे भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वीं इकोनॉमी बन गई है। हमने पड़ोस में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिखरते हुए देखा, हमने श्रीलंका की इकोनॉमी को बिखरते हुए देखा, हमने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, दुनिया की इकोनॉमीज को फंसते हुए इसी कोरोना काल में हमने देखा। इसलिए संतुलन सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ सहयोग। मैं बात पूरी करूँ। जहाँ आवश्यकता है वहाँ सहयोग करने आवश्यक होते हैं, उनके लिए सिंपैथेटिकली खड़ा होना होता है। लेकिन प्रदेश और देश की इकोनॉमी अच्छी रहे, ये भी सरकारों का दायित्व है। मैं सरकार के रिसोर्सेज की घोषणा करके और अपनी सरकार तो बना ले जाऊं, लेकिन प्रदेश की इकोनॉमी अगर गिरावट की तरफ चल पड़े तो निश्चित रूप से ये कंसर्न है जिसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। जी, मैं आप ही के मतलब की बात कर रहा हूँ। आप बहुत ही राष्ट्रवादी हैं, ईमानदार हैं, उसूलों पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी असूल पे चलने की कोशिश की गई। हमारे दूसरे मित्र हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहीं पर आकर बैठे थे। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री, वो भी। जयराम ठाकुर जी या जो आपकी जो आला कमान है, ये जिद करती रही कि हम 1 रैंक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हम करेंगे, कर भी दी, सत्ता से बाहर चले गए। तो ऐसी भी क्या जिद कि सत्ता से बाहर चले जाओ? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अब पंजाब की तरह हम हरियाणा में आ रहे हैं, और जिस तरीके से दिल्ली के बाद पंजाब में सारा कुछ फ्री कर दिया है, हरियाणा भी सब कुछ फ्री मिलेगा। तो ये तो बड़ी चुनौती है। आप कह रहे हैं हम आदर्शवादी बने रहेंगे, मेरिट पे काम करेंगे, लोगों को सुविधा भी तभी देंगे जब हमारा बजट कहेगा। सत्ता में भी तो रहना है। बिना बजट के कहाँ से देंगे? हर कोई राज्य, अभी राजस्थान में तनख्वाहें देने में दिक्कत आ रही है। गैस का सिलेंडर 500 रुपये का, वही तो मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में तनख्वाह, आपने कितना पैसा कहाँ खर्च करना, आपकी भी एक तनख्वाह है ना। आपकी तनख्वाह को आप अपने बच्चों की बाद में देखेंगे, पहले सत्ता पे तो आ जाए। वही बच्चों की फीस पर कितना खर्च कर रहे हो, मकान के किराए पर कितना खर्च कर रहे हो, बिजली पर कितना खर्च कर रहे हो। मैं किसी बात का ब्लैक एंड व्हाइट में यस और नो नहीं कह रहा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो लचीला है, जिसमें संतुलन रखना होता है। मेरा मुद्दा इतना ही है कि आपको ये संतुलन रखना पड़ेगा कि प्रदेश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती रहे और जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। आयुष्मान कार्ड क्या है, चिरायु कार्ड क्या है, हमारी सरकारों की योजना है भाई साहब, हम ही दे रहे हैं ना। 5 लाख तक का इलाज का हम ही दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि हमारी सरकार दे रही है, उसने दिया ना। जो कन्यादान की राशि हमारी सरकार ने बढ़ाई है। उज्ज्वला गैस पर 400 रुपये की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है देश भर में। बाकी लोगों को भी 200 रुपये की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। देने से ना नहीं है भाई साहब। हर बात में ये है कि आप दे तो ठीक है, केजरीवाल दे तो ठीक नहीं है। वो नहीं है, संतुलन ठीक है। मैंने 2-3 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। आपको अर्थव्यवस्था में संतुलन रखना पड़ेगा, प्रदेश भी बढ़ता रहे और जो अंतिम छोर पर लोग हैं, ये हमने नहीं कहा, केजरीवाल से तो बहुत पहले दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, जो आखिर में खड़ा है उसकी सबसे पहले चिंता करो। ये गांधी जी ने भी कहा है। वो जो उनका अपना वो है टालिस्मैन, जो कि जाके देखो कि भी जो है आखिरी में आपको मंत्र देता हूँ कि जो सबसे कमज़ोर आदमी आपको दिखाई दिया उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपको देखना ही पड़ता है, इसलिए उसके देखने से नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है कि प्रदेश की, देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती रहे और जो है आपके अंतिम व्यक्तियों को सुविधाएं भी पहुंचती रहे। मैं सारे विकास के कामों को पूंजीगत व्यय को जीरो करके, पूंजीगत व्यय को घटाते घटाते रेवड़ियों के रूप में बांट कर राज्य कर लेता हूं, तो आने वाले समय में मेरा राज्य श्रीलंका के रास्ते पर, पाकिस्तान के रास्ते पर, हरियाणा की तुलना में पंजाब के रास्ते पर जाएगा। उनके पास पैसा नहीं है वैसा विकास के कामों पर खर्च करने के लिए। उनका बजट देखिए, उनका 10%, 11% पूंजीगत व्यय, मेरे राज्य का 31% है। इसलिए ये बात आप जो कर रहे हैं धनखड़ साहब, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। और हो सकता है कि अपने 100% में से जो 4-5 इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होंगे वो इसको समझ भी जाएंगे।
लेकिन जो वोट डालने वाला गरीब है उसको लगता है कि चलो जी बिजली फ्री होगी, पानी फ्री हो गया, राशन फ्री हो गया, तो लगा दो झाड़ू पे, कमल को रहने देते हैं। तो उन लोगों के साथ भी तो कम्पीट करना है ना आपको। अब वो हरियाणा में कह रहे हैं इस बार तो हम पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। आम जन की बुद्धिमत्ता पर कभी, उसकी समझ पर कभी शक मत कीजिए। यही सब लोग थे, गुजरात भी गए थे, ये केजरीवाल जी का यूपी में भी चुनाव लड़ने गए थे, ये उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे, ये सब जगह जमानत जब्ती हैं। पंजाब में वैक्यूम हो गया था, कांग्रेस पार्टी अपने ही झगड़े इतने हो गए थे, इतने प्रयोग हो गए थे, अकाली दल जिस आधार पर खड़ा था वो अपना आधार एक तरह से पीछे चला गया था, इसलिए वैक्यूम में आ गए हैं। किसी गलतफहमी की जरूरत नहीं है। हरियाणा में आप पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, और क्यों नहीं खुलेगा मैं बताता हूँ। आप पार्टी ने हरियाणा के पीने के पानी को, दिल्ली के पीने के पानी को इनकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई साहब ये भाखड़ा मेन लाइन जिससे पीने का पानी आता है हरियाणा में और पंजाब में 6 दशक से ज़्यादा पुरानी हो गई है, और कभी भी कोई कठिनाई आ गई तो इन दोनों राज्यों के पीने के पानी में कठिनाई आएगी। दिल्ली 1050 क्यूसेस पानी डेली पीता है, हर समय चलता है, पर सेकंड का होता है क्यूसिस, और हरियाणा 2000 क्यूसेस पानी उस प्रकार से, क्यूसिस का मतलब है घन फीट पर सेकंड, और वो पानी अगर नहीं मिलेगा तो इन दोनों राज्यों का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी की मात्रा बार समय समय पर डिसाइड करते रहेंगे, पानी की मात्रा पर मत जाइए, कम होगा कम दे देंगे, ज़्यादा होगा ज़्यादा दे देंगे, अल्टरनेट चैनल आवश्यक है। और इस पार्टी ने बेशर्मी के साथ, भगवंत मान जी ने और केजरीवाल जी ने SYL को बनने से मना किया, और उसके बाद जब बाढ़ आई तो भगवंत मान ने हरियाणा को चिढ़ाने का काम किया, जिसको हरियाणवी में टीली टीली करना कहते हैं कि अब ले लो पानी। हरियाणा के आम नागरिक इस बात को समझता है कि ये जो हमारे पानी के नहीं हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं, इसलिए आप पार्टी का कोई खाता हरियाणा में नहीं खोलेगा। तो जो भगवंत मान ने हरियाणा के साथ किया, कहते हैं हरियाणा ने वो फिर दिल्ली में केजरीवाल के साथ कर दिया। जब पानी आया तो पूरी दिल्ली को डुबो दिया। तो इसमें तो वो टिट फॉर टैट किया आपने। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बिल्कुल गलत सूचनाएं हैं। हाँ। ठीक जानकारियां रखनी चाहिए, जानकारियों के अभाव में मिथ्या नैरेटिव नहीं खड़े करने चाहिए। सवाल है, 2 मिनट अपने नहीं, मंच है। हाँ, 2 हाँ। मिनट में ही पूरे हरियाणा को पता चल गया। आप सब तो इंटेलेक्चुअल लोग हो, आपको मालूम है कि अतनीकुंड बैराज है, वो कोई डैम नहीं है, वो पानी नहीं रोक सकते। और जो ही पानी 1 लाख क्यूसेक से अधिक बढ़ता है, पहले 70,000 क्यूसेक का था, उससे ऊपर बढ़ता है तो आपको नहर के कपाट बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि नहर पानी के सप्लाई, पीने के सप्लाई करने की हमारे चैनल्स हैं वो टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो अगले दिन पानी कहाँ से पिलाएंगे? ज़्यादा पानी झेल पाना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए जब जब ज्यादा पानी आता है हल निकालने की कोशिश हो रही है। भैया, मुख्य नदी में ही खोला जाता है, मुख्य नदी ही उसका रास्ता है, हमेशा से उसी में हजारों साल से आया है। नहीं धनखड़ साहब, मेरा सवाल ये था कि इसका कोई हल तलाशा जाता है, क्योंकि हम भी देखो इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हर बार बारिश के मौसम में वही हथनीकुंड बैराज है, वही दिल्ली है, वही हरियाणा है। हम हल निकालने की कोशिश करते हैं, इसका कभी मिलजुल के बात होती है। SYL का मुद्दा तो 5 दशकों से चलता आ रहा है। इलेक्शंस आते हैं तो अलग अलग पार्टियां, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे अभय चौटाला की पार्टी SYL हो, के मुद्दे को पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। तो वो बना हुआ है, वो समाधान उसी 5 दशक हो गए। जब तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा बनाता रहेगा तब तक इस पानी के मुद्दे का समाधान नहीं होगा। पॉलिटिकल एजेंडा सबने बनाकर इसको छोड़ना चाहिए, इसको एक इंतजाम के रूप में देखना चाहिए, एक व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए। कह दिया, सरकारें मानती और नहीं ये है। जब बात आ गई है सुप्रीम कोर्ट से, बार बार आ गई है कि पानी की मात्रा पर विवाद मत कीजिए, पानी की मात्रा की बजाय अल्टरनेट चैनल की बात कीजिए, और उसी रास्ते पर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और जो नहीं बढ़ रहे हैं वो दोषी हैं। अब एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस बात के लिए मना किया। और जो आप जो दूसरी बात कह रहे हो कि बरसात के दिनों में जब जब बरसात सामान्य से अधिक होती है तो यमुना का पानी बढ़ता ही है, निश्चित रूप से बढ़ता है, और इसी रास्ते से आगे भी जाता है। तो एक सीमा से ज़्यादा यमुना की इस कैपेसिटी जो है वो, उसकी एक अपनी एक कैपेसिटी है, उसको लेके चल सकने की, संभाल सकने की। तो उसके बाद में से कुछ कठिनाइयाँ उसकी अड़ोस पड़ोस में आती है, लेकिन अब बहुत अच्छे मैनेजमेंट होकर मैं कहूँगा कि इस बार तो 45 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं इस इलाके में इस बार तो उत्तराखंड हिमाचल तो बर्बाद हो गया। 45 से आप तो खुद पहाड़ को जानते हैं। तो
तो उस नाते से, और दोनों तरफ बारिश हुई है, यमुना के बेसिन में भी हुई है, सरस्वती के बेसिन में भी हुई है, तो इसलिए घग्गर में भी पानी जो है दूर तक गया है। लेकिन सरकार ने इसको बाढ़ग्रस्त को घोषित करके और जो लोगों को सुविधाएं दी हैं, सहयोग किया है, उसके लिए भी मैं कहूँगा कि सरकार ने अच्छी पहल तुरंत करके पहली बार प्राकृतिक आपदा इसको मान्य करते हुए लोगों का सहयोग किया है। पहले मैच वगैरह में या कहीं पर जब चीयरअप करते थे अपने खिलाड़ियों को, तो चीयरअप करते हुए कहते थे इंडिया इंडिया। अब जैसे कोई इंडिया इंडिया बोले तो जो एनडीए से जुड़े लोग हैं या बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो थोड़ा सा झेप से जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं हम जो विरोधी दल बना है उसकी प्रशंसा तो नहीं कर रहे। तो इंडिया को लेकर ही जो टिप्पणियां की जा रही हैं, कोई घमंडिया कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, कवि हृदय हैं, आप किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं? भारत के पीछे आ गए हैं, मतलब यूपीए जो है ये भारत के पीछे आके, इंडिया के शब्द के पीछे आके खड़ा हो गया है। नहीं तो ये 12 लाख करोड़ के घोटालेबाज लोग हैं। जैसे अमित शाह जी ने कहा कि कंपनी जब कोई दिवालिया हो जाती है तो ब्रांड का नाम बदल लेती है, एक अच्छा ब्रांड नेम जो पूरे देश के साथ समानार्थी है। और कांग्रेस काम को पहले भी करती रही है। इन्होंने अपने ही फ्लैग को राष्ट्रीय फ्लैग बनाने के चक्कर में चरखे तक भी, नहीं चरखा तक भी लगाती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी भी है भाई साहब, वो तो भारतीय यूज करते हैं। हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी भी, इन्होंने उस फ्लैग को भी इस प्रकार का बनाने की कोशिश की कि लोगों को लगे कि ये कांग्रेस का ही फ्लैग है। तो ये इस तरह के मैं कहूँगा प्रतीकों का इन्होंने हमेशा, राष्ट्रीय प्रतीकों के पीछे छुपने का काम इन लोगों ने हमेशा किया है। अभी भी ये राष्ट्रीय प्रतीक के पीछे आ गए हैं, लेकिन इनकी असलियत देश के लोगों को मालूम है। इसलिए उस नाते से इनको देश समझता है कि ये वंशवाद के पीछे चले हुए हैं। सारे के सारे वंशवादी हैं जो इकट्ठा होते हैं। सबको मालूम है कि इनके कौन बच्चे हैं, किनके कौन बच्चे हैं। ये घोटालों वाले सब लोग हैं, ये सारा देश जानता है। और इस नाते से मुझे लगता नहीं कि कोई इनको पहचान उस प्रकार की। फिर जैसे इनके विवाद भी शुरू होने वाले हैं, एक से एक आगे बढ़कर ये आपस की प्रतिस्पर्धा में भी जाने वाले हैं। जैसे कांग्रेस की अभी हरियाणा में चल रही है, हर मीटिंग में हल्ला गुल्ला हो रहा है। इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा के भी बयान तुरंत आने लगते हैं। आप ही के इलाके में हो रहा है? नहीं, वो सब जगह ही हो रहा है, दादरी के आसपास ही हो रहा है। तो उसमें कहीं ओपी धनखड़ जी का हाथ तो नहीं है? कांग्रेस खुद ही अपने लिए पर्याप्त है, किसी बाहर की जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं आप मदद कर रहे हो हल्ले? भाई जो पार्टी इतने झगड़ों में 3 बार के अध्यक्षों के साथ, 3 बार के अध्यक्षों के साथ जो पार्टी अपनी स्टेट बॉडी नहीं बना पाई, अशोक तंवर जी को लठिया के उतार दिया, शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, अभी उदय भान जी तो कहना ही छोड़ गए कि बॉडी कब बनेगी, कब बनेगी। कहाँ बन रही है? महीनों बीत गए, चुनाव सिर पर आ गया है। कब वो बॉडी बनेगी, कब फोरम में आएगी, कब जिले बनेंगे, कब मंडल ब्लॉक बनेंगे, कब जो है नीचे जाएंगे। मेरी पार्टी मैंने बूथ तक खड़ी कर दी है। देखो, चाहे किरण चौधरी जी से हमारी बात हुई हो, चाहे करण दलाल से हुई हो, या कुलदीप शर्मा जी से हुई हो, या एबीसी किसी से भी, वो कहते हैं जो हमारी आला कमान है ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बड़े दिलो दिमाग की है। ये कहती है कि आप अपनी शक्ति दिखाओ, आप अपना कुनबा दिखाओ। ये पार्टी का लोकतंत्र है, यही कांग्रेस की खूबसूरती है। आप कहते हैं उनमें सिर्फ टव्वल हो रही है। देखिए, एक समय ये कांग्रेस की खूबसूरती थी। एक समय कांग्रेस कई सारे बड़े बड़े नेताओं को साथ लेकर चल पाती थी। और आज हालत देखिए क्या है। कुलदीप बिश्नोई कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज मेरी पार्टी के बड़े नेता हैं। राव इंद्रजीत जी कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। वीरेंद्र सिंह जी कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। रमेश कौशिक जी, धर्मवीर जी कभी कांग्रेस के नेता थे, आज मेरी पार्टी के नेता हैं। सुरजेवाला जी को वहाँ जाके चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? यहाँ भी जब राज्यसभा की सीट थी। शैलजा जैसी बड़ी नेता कभी सिरसा में और में सारे में प्रभाव रखती थी। सिरसा में उनका प्रभाव अब क्या है? जो हिसार में प्रभाव भजनलाल के परिवार का था, आज क्या कांग्रेस के साथ है क्या? जो अहिरवाल में प्रभाव वीरेंद्र सिंह राव इंद्रजीत जी का था, क्या उनके साथ है क्या? ये कहीं भी ये भी जो बड़े बड़े नेता हैं दूसरी पार्टीज के, अगर वो दूसरी पार्टी में हैं तो करप्ट हैं, अपने साथ ले लो, फिर वो भाई साहब बहुत साफ हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। बहुत ईमानदार नेता हैं बहुत सारे लोग। राव इंद्रजीत जी ईमानदार नेता हैं।
वीरेंद्र सिंह जी पर भी कोई बेईमानी के दाग नहीं पर है। वीरेंद्र सिंह जी तो कह रहे हैं उचाना की जो सीट है उसको लेकर मैं कोई वो नहीं कॉम्प्रोमाइज सर, नहीं तय करूंगा। करेंगे, चुनाव आएगा समय पर तय करेंगे। मसला क्या है सर ये वाला? पार्टी अपने हिसाब से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के रास्ते पर चली हुई है। 10 की 10 लोकसभा पे चली हुई है, अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए चली हुई है। इसलिए गठबंधन चुनाव में होगा, इसका भी कोई निर्णय नहीं है। सरकार का गठबंधन है, अच्छा चला हुआ है। जेजेपी अपने उस पर ये बयान भी आपने सबसे पहले दिया और खुल के दिया। हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ क्योंकि आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद बैठे हैं अभी, क्योंकि वो जो चुनाव था उसमें जितनी सीट्स आई थी, तो या तो आप जेजेपी के साथ मिलके सरकार बनाते या फिर सभी निर्दलियों के साथ मिलके बनाते। ये भी था कि ये शायद कांग्रेस की तरफ ना चल जाए। तो आज के हालात क्या हैं? क्योंकि जब बयान दुष्यंत चौटाला का आएगा तो वो सरकार के साथ मिलके नपा-तुला सा बयान देंगे। जब वही बयान अजय चौटाला दे रहे हैं या उनके भाई दिग्विजय चौटाला दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमने तो मुख्यमंत्री जो है वो दुष्यंत चौटाला को बनाना है। तो ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि छुपी हुई हैं, किसी से आपके पास नहीं आई होंगी या आप इनको छुपाने की जरूरत भी नहीं है। आला कमान के पास नहीं गई मुकेश होंगी। जी, इनको छुपाने की जरूरत नहीं है। उनकी एक अपनी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, सरकार चलाने का गठबंधन है। उनको अपनी पार्टी को बढ़ाने का हक है, उनको अपनी पार्टी के बढ़ाने के लिए अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करने का हक है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना पार्टी अध्यक्ष के नाते, भाई मैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने बलबूते पर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा हूँ तीसरी बार, तो वो अपनी कर रहे हैं। अगर कोई गठबंधन सरकार चलाने का है, आगे चुनाव के समय कोई गठबंधन होगा तो आपको जानकारी देंगे। अभी तक का गठबंधन केवल साथ सरकार चलाने का है और सब दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, अपने अपने काम पर आगे बढ़ रही हैं। अभी जैसे हमने बिल्कुल शुरू में ही बात की थी कि महज अब 1 साल के करीब बचा है, अगर समय पे चुनाव होते हैं, अगर पहले हो गए तो फिर समय और भी कम है। तो अब आपको लगता नहीं, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, डिसीजन मेकर हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, नड्डा जी से मिलते हैं, कि साफ हो जाए कि अब जो हम हरियाणा में चुनाव में उतरेंगे तो लोकसभा में अगर गठबंधन होता है तो इतनी सीट्स देंगे, विधानसभा में इतनी देंगे, ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे और एक दूसरे का गठबंधन में रहते हुए भी एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें। समय आएगा तो तब आपको बताएंगे। अभी तो जैसे मैंने आज से पूर्व शब्दों में जो कहा, अभी वही रास्ता है। दोनों दल अपनी अपनी तैयारी पर हैं, अपनी अपनी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी अपनी 10 की 10 सीटों पर लड़ने पर काम कर रही है, अपनी सरकार तीसरी बनाने के लिए काम कर रही है। जेजेपी अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है। दोनों सहज स्वाभाविक हैं। कोई गठबंधन में चुनाव लड़ने का विषय आएगा तो जरूर आपसे साझा करेंगे, सबसे पहले साझा करेंगे आपसे। चलिए, ये आप हमेशा से करते आए और हम हमेशा से आभारी रहे। पिछली बार आपने नारा दिया था, अब की बार 70 पार, इस बार क्या नारा दे रहे हैं? देखिए, इस बार मैं आपको आंकड़ा, मेरा ये पन्ना प्रमुख का काम पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और मैं आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात में CR पाटिल जी ने पार्टी को नीचे तक खड़ा करके एक आंकड़ा दिया है, सभी सर्वेज को अलग बताते हुए उन्होंने आंकड़ा दिया और उस पर पार्टी पहुंची, मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी इस बार कहाँ पहुँचने वाली है। जब आप पंचायती राज मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री भी थे, तब आपने जिद की कि जो पंचायत हैं वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बहुत बवाल मचा, लेकिन अंत में कामयाबी मिली। इस बार आप पार्टी में हैं, संगठन में हैं, सरपंचों को लेकर जो कुछ हुआ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा इलेक्शंस में? देखिए, ऐसा है कि पढ़ी लिखी पंचायत हमने बनाई, उस समय 20 लाख रुपए तो खर्च करने का अधिकार भी मैंने पंचायतों को दिया अपने बलबूते पर, और पंचायतों का प्रशिक्षण को भी बेहतर किया। 7 स्टार योजना भी पंचायतों को दी कि वो कई चीज़ें हम अच्छी करके ले गए थे। इस बार भी सरकार ने 25 लाख रुपए तक उनको खर्च करने का अधिकार दिया है, लेकिन उसको 5-5 लाख के टुकड़ों में बांटा है। इतना ही अंतर है कि वो भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर एक मुश्त ऑर्डर नहीं दे सकते। एक मुश्त की बजाय वो 5 टुकड़ों में कर सकते हैं, अलग अलग 5 काम कर सकते हैं। तो 25 लाख तक की, उससे 5 लाख ज़्यादा की ही पावर है। लेकिन हमेशा जिसको मैं कहूँगा कि एक दौर इस समय चला, हमारी सरकार के समय से शुरू होते होते, अब मैं कहूँगा कि जब मैं हिस्सेदार था उस समय से लेकर और मनोहर लाल जी की दूसरी पारी में, वो दौर आप भी शायद उस पर सवाल पूछेंगे कि अब पोर्टल बढ़ गए हैं। अगला सवाल मेरा यही था, मैं ही बता देता। और आप इसकी तारीफ करते करते नहीं रुकते और विपक्ष इसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। देखिए, हर जगह पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र है, लोगों का दिलो दिमाग हिला के रख दिया है। भाई साहब, जब कंप्यूटर आया तो वैसी ही बात थी।
बहुत सारी तरक्की की दुनिया में जब बातें आई तो हमेशा उसके दोनों पहलू रहे हैं और आगे भी रहेंगे जब भी कोई तरक्की की बात आएगी। मानवीय हस्तक्षेप, अगर दुनिया के बहुत सारे विकसित राष्ट्रों को हम देखते हैं तो वहाँ मानवीय हस्तक्षेप मिनिमम है, तो वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। जहाँ मानवीय हस्तक्षेप जितना ज़्यादा होगा वहाँ व्यवस्थाओं में, इसी देश में राजीव गांधी का बयान था 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। मोदी जी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते हैं तो उसी समय पूरी की पूरी पहुँचती है। ये अंतर है, और ये अंतर है सिस्टम के कारण से। सभी किसानों का डाटा अगर सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, और एक बटन दबाने से पैसा पहुँचता है, इट्स आल्सो ए पोर्टल, ये भी एक पोर्टल है। तो इसलिए पोर्टल सिस्टम को बेटर करने के लिए है, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, बेहतरी के लिए है। लेकिन सबको पहुंचने में कई बार समय लगता है, सबको सीखने में, जिसको हम ये कहें कि कंप्यूटर लिटरेसी कहें, डिजिटल लिटरेसी कहें, उस पर पहुंचने में सब समय लगता है। CSC खुली हैं, सिस्टम बैठाए हैं, जिनको कठिनाई आई है उनको कठिनाई को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रयास सरकार कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं रहे। लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए, सुराज के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं बेहतरी की ओर जाने के लिए आवश्यक होती हैं, उस पर सरकार बढ़ रही है। एक ईमानदार सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमेशा की ईमानदारी से जवाब देंगे। सारे सवाल ईमानदार थे। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जब आप बंद कमरे में बैठे होते हैं, क्योंकि अब आप सरकार का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा है, तो ये सलाह नहीं देते कि यार ये जो सुधार है, ये जो प्रचार है, ये जो कार्यक्रम है आपके, कर लेना, चुनाव आगे, अब जो चल रहा है थोड़ा सा चलने दो, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज कर दो, मेरिट फिर देख लेंगे। अगर रियल टाइम डाटा नहीं होता तो 11 लाख लोगों को, परिवारों के चिरायु कार्ड कैसे बनाते? ये रियल टाइम डाटा कहाँ से मिलता है जी? रियल टाइम डाटा होने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हमारे जो आयुष्मान के कार्ड बने थे वो 11 की जनगणना के आधार पर बने थे, और इसलिए उससे लेकर इस समय तक आते आते कितने लोग संपन्न हो गए, कितने नए गरीब हो गए। रियल टाइम डाटा का हमेशा लाभ होता है। कठिनाई आएंगी जी, कठिनाई नहीं आएंगी, मैं आपके सामने ही हाँ कर रहा हूँ ना, कठिनाई आई है। सबकी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, कुछ चेंजेज आते हैं तो हर आदमी के मन में अंतर आता है, उसको मिलजुल कर ठीक कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है उसको ठीक करने में। इसलिए कठिनाई आएंगी, बंद कमरे की क्या बाहर स्वीकार कर रहा हूँ, मीडिया पर स्वीकार कर रहा हूँ कि चीज़ों को ठीक करने में सरकार लगी हुई है। लेकिन गुड गवर्नेंस के बड़े बदलाव टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ होते हैं, वो आप भी मान रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। एक समय था बिजली के बिल के लिए कितनी लाइनें लगती थी, आप भी खड़े हुए होंगे। कल ही मैं चरखी दादरी में मीडिया के सामने कह रहा था, मेरे घर के पीछे ही एक्शन जिले सिंह जी की कोठी में था, दोपहर में भी लाइन लगी देखते थे। आजकल कोई जाता है? मैंने लेट रेल के प्लेटफार्म पर बड़ी बड़ी लाइनें मैंने खुद देखी है, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ ABP के कार्यकर्ता के नाते से, और कई बार तो रेल आ गई ऐसी स्थिति होती थी। आज आप अपने फ़ोन पर टिकट बनाकर पहुँच रहे हैं, वो दिक्कत ही नहीं आती है उस प्रकार की कि आपको जाकर किसी लाइन में लगना पड़ता है। सिनेमा की लाइन स्कूल के, कॉलेज के दिनों में मुझे याद है स्टूडेंट कंसेशन मिलता था, ऐसे लगता था जैसे हनुमान जी की तरह से आकाश मार्ग से जा रहे हो, इतनी सी मोरी में से हाथ 4-5। और आज तो भैया इस डिजिटली चेंज का लाभ सबको मिल रहा है, उसका आनंद सब ले रहे हैं। आप हवाई जहाज की टिकट भी आज जाकर किसी के एजेंट से नहीं बनवानी पड़ती, आप अपने फ़ोन पर बनवा देते हैं दूसरे प्लेटफार्म से। तो ये डिजिटल उसका जो लाभ, आज बैंक में किसी को पैसे भेजना नहीं देना, एजुकेशन बोर्ड में पैसे देने के लिए लोगों को जाना पड़ता साहब, पोस्टल ऑर्डर, हिमाचल जैसे प्रदेश में कितनी मुश्किलें होती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज आप 2 मिनट में रिसिप्ट लेते हैं, दुनिया के किसी भी देश से, प्रदेश के किसी भी हिस्से से कोई भी चीज़ें मंगाना चाहते हो आप मंगा लेते हो कि ये मुझे यहाँ का ये चाहिए। और जो मेरे जहन में सवाल है, जो आपकी पार्टी है वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भगवान मानती है, और जनप्रतिनिधि भाजपा का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, इनेलो का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। अभी एक समाचार मैं देख रहा था कि जो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग है वो, मतलब ये विधायक नहीं बुला सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, जो भी मीटिंग्स वगैरह करनी होगी वो DC बुलाएगा। तो आपको लगता है कि जो विधायक हैं उनके थोड़े अधिकार में हम कटौती कर रहे हैं? अच्छी बात है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका भरत की होती है। पहले किसी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना तो राम ने चुना था भरत को चित्रकूट में। भरत ने कहा कि मैं शासन लेना नहीं चाहता, गलती हो गई मेरी माताजी से, आप अपना शासन वापस लीजिए। राम ने कहा कि मैं अपना शासन स्वीकार करता हूं और 14 वर्षों के लिए आपको प्रतिनिधि बनाकर भेजता हूं, जब मैं वापस आऊँगा तो अपना शासन ले लूँगा। अब 5 वर्षों के लिए जनता चुनती है, जनता राम है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग इस जनता में राक्षसी प्रवृत्ति देखने लगे हैं।
गालियां भी देने लगे हैं, आपने देखा है। वो सुरजेवाला साहब की बात हाँ हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। इसलिए मुंह से निकल पहली गया बात तो मुंह से निकल गया होगा कि भाजपा को वोट देने वाले बंदे जो राक्षस अंदर होते से हैं। जो अंदर से है वही तो निकलेगा, किसी के मुंह से जो है अंदर से कभी थोड़ी कभी जुबान फिसल जाती है। नहीं नहीं, ऐसे ये फिसलन नहीं है। अपने आराध्य के लिए जनता आराध्य है, जनता जनार्दन है, गाँव राम है। दूसरी बात ये है कि मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी भी इस पक्ष में लगे रहते हैं और मैं भी इस पक्ष का हूँ कि जनप्रतिनिधि का महत्व हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में ब्रिज है। वो जनता के अधिकार से, जन आदेश के आधार पर वहाँ बैठता है कि जिसके आधार पर वो बता सके कि जनता क्या चाहती है। इसलिए कार्यपालिका को तो ये अधिकार है ही है, मंत्रीगण को निश्चित रूप से मंत्रीगण उसके माध्यम से पूछते हैं, लेकिन विधायकों को भी अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का, बात कहने का या उनका आदर, क्योंकि देखो काम तो कार्यपालिका करेगी, विधायक नहीं कर सकता, लेकिन जो विधायक अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा सकता है, कह सकता है, वो रास्ते हमेशा आदरपूर्वक खुले रहने चाहिए, क्योंकि हायरार्की में भी चीफ सेक्रेटरी से ऊपर रखा जाता है जो प्रोटोकॉल है विधायकों का, उस नाते से तो उनका मान सम्मान हमेशा रहे। लेकिन जो कार्यपालिका का दायित्व है और विधायिका का दायित्व है, उसमें क्लियर कट डिवीजन है और उसी आधार पर वो कार्य संचालित होते हैं और चलने चाहिए। लेकिन मान सम्मान और बात पहुँचाने का हक हमेशा रहना चाहिए। तो मान सम्मान ही और अधिकार ना हो तो फिर मान सम्मान का देखिए, क्या अधिकार करेंगे? तो आपने किसको दिया है? हर कोई अधिकार थोड़ी ले लेगा। अधिकार आपने किसको दिया है? संविधान ने जिनको जो अधिकार दिया है उन्होंने उसी की पालना करनी है। संविधान ने जिनको जो अधिकार दिया है, विधायकों को कौन सा, विधायिका को कौन सा अधिकार दिया है? कानून बनाने का, एक अपनी आरोप, बात रखने एक का, आरोप, सवाल पूछने का। एक आरोप आपकी कार्यपालिका को कौन सा अधिकार दिया है? तो जो विधायक मंत्री बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। वो काम करते हैं, वो मीटिंग लेते हैं। कुछ अधिकार सांसदों को, विधायकों को कुछ मीटिंगों को दिए गए हैं, उन मीटिंगों को वो भी लेते हैं। जिले में विकास की मीटिंगें सांसद जाकर उस प्रकार से लेते हैं। तो जिनके जो अधिकार हैं उस अधिकार पर वो चीज़ें घटित होती हैं, उसी पर जो है अधिकारों की व्यवस्था जो संविधान ने बनाई है उस आधार पर। लेकिन मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि मान सम्मान, अपनी बात पहुँचाना, विधायक के आदर, ये हमेशा ही लोकतंत्र में होना चाहिए। लोकतंत्र का आदर है। आखिरी सवाल, अब जब भी चुनाव होंगे, हो सकता है जल्दी हो जाए या समय पर हो, तो कोई एक चीज़ जिसको हम सीधा सीधा बिना किसी कंट्रोवर्सी के जनता के समक्ष लेके जाएं, जिसमें सभी कहें भाई हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हम चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, किन मुद्दों पे हम जाएंगे? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमने जितने काम किए हैं लोक कल्याण के, उसमें से एक एक काम भी इतना बड़ा है। चिरायु और आयुष्मान कार्ड अकेला चुनाव जीतने के लिए होता है। वैसे तो मैंने कहा कि हम त्रिवेणी के आधार पर जा रहे हैं, लेकिन जनता की जितनी बड़ी सेवा, 54% आबादी तक पहुंचाए, 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कभी अमेरिका में सुनते थे हम, बहुत बड़ा विषय है। इस प्रकार से जैसे मैंने वैसे प्रारंभ में कहा कि जो मैक्रो लेवल पर भारत का विकास हुआ है, आम आदमी तक जो चीज़ें पहुंची हैं, गरीब आदमी तक जो बदलाव आए हैं 9 सालों में, और संगठन, तीनों के आधार पर ही जाने वाले हैं मिशन 2024 में। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने कीमती समय में से समय निकाला, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं आप ज़्यादातर 4 टायर वाले घर में ही रहते हैं। मतलब मुश्किल हो जाता है, धनखड़ साहब हैं कहाँ ढूंढना, ट्रैकिंग लगानी पड़ती है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी तरीके से आप आते रहिए और हमारे जो खट्टे मीठे कड़वे सवालात हैं, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं, तो हमारे सामने उनका आप जवाब दीजिए। मंच है, हमारी यही कोशिश रहती है। जी, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओम प्रकाश धनखड़ साहब, जो अपनी साफ गोई के लिए, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज एक बार फिर हमें मौका मिला उनसे बातचीत करने का और आपके जहन में जो सवालात थे, जो हमारे जहन में सवालात हैं, वो इनसे हमने पूछे। उम्मीद है कि हमने अपने सारे सवालात ईमानदारी से पूछे होंगे और धनखड़ साहब ने भी सारे जवाब ईमानदारी से दिए होंगे। और कोई सवालात आपके जहन में हैं तो आप सूर्य समाचार को भेज ही सकते हैं। बहरहाल, मुकेश राजपूत शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।